अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का मौजूदा दस्तूर 10 अप्रैल 1973 को कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल को उस वक्त के सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पर दस्तखत किए। 14 अगस्त 1973 से ये दस्तूर बाकायदा तौर पर मुल्क में नाफिज हो गया, जिसके तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बने और चौधरी फजल इलाही पहले सदर मुंतखब हुए। इस दस्तूर में पहली तरमीम 4 मई 1974 को हुई। इस तरमीम का पस मंजर ये था कि उस वक्त तक मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया था। फरवरी 1974 में पाकिस्तान इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का मेज़बान था और इसमें आने वाले मुस्लिम हुक्मरानों ने पाकिस्तान पर बांग्लादेश को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला। आखिरकार एक खसूसी तैयारे पर बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान को लाहौर लाया गया, जहां उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उस वक्त तक पाकिस्तान के दस्तूर में मशरकी पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इलाका करार दिया गया था। जब मशरकी पाकिस्तान की आज़ादी तस्लीम कर ली गई तो दस्तूर के आर्टिकल 1 में मुल्क के इलाकों की नई तारीफ ज़रूरी हो गई। यूं दस्तूर के आगाज के महज 10 महीने के अंदर पहली तरमीम हुई। इसी तरमीम के जरिए पहली बार आर्टिकल 200 में यह लिखा गया कि जरूरत पड़ने पर एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में आर्जी तौर पर लगाया जा सकता है। दस्तूर में दूसरी तरमीम 17 सितंबर 1974 को हुई, यानी पहली तरमीम के सिर्फ 4 महीने बाद। इस तरमीम का पस मंजर यह था कि मई 1974 में साबका रबवा और मौजूदा चनाब नगर के रेलवे स्टेशन पर मुसलमान तलबा और अहमदी नौजवानों के दरमियान एक झगड़ा हुआ, जिसमें मुसलमान तलबा जख्मी हो गए। यह वाकया पाकिस्तान भर में अहमदियों के खिलाफ एक तहरीक की बुनियाद बना और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने लगी। मुल्क भर में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देने की तहरीक ने जोर पकड़ा तो यह मामला असेंबली तक पहुंचा। यूं दूसरी आईनी तरमीम के जरिए दस्तूर के आर्टिकल 106 और 260 में तब्दीली करके अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। 1973 के दस्तूर में तीसरी तरमीम 13 फरवरी 1975 को असेंबली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर के दस्तखत से नाफिज हुई। इस तरमीम में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने सलामती और दिफा के नाम पर आर्टिकल 10 में तब्दीली की। इस तरमीम के बाद हुकूमत को यह इख्तियार मिल गया कि वो किसी भी शख्स को 3 महीने के लिए कैद रख सकती है, बशर्ते कि वो मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी सरगर्मी में मुलव्विस हो। इस तरमीम के जरिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने मुखालिफिन की पकड़ धकड़ का इख्तियार हासिल कर लिया और यूं 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मुलजिम को अदालत में पेश करने की मजबूरी से जान छुड़ा ली। इसी तरमीम में आर्टिकल 232 को भी बदला गया, जो मुल्क में एमरजेंसी के निफाज से मुतल्लिक है। इसके तहत यह करार दिया गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में सादा अक्सरियत के जरिए एमरजेंसी खत्म की जा सकती है। 21 नवंबर 1975 को सदर मुमलिकत ने दस्तूर में चौथी तरमीम पर दस्तखत किए। इस तरमीम के जरिए असम्बलियों में अक़लियती नुमाइंदों की नशिस्तों का इजाफा भी किया गया, मगर इसका असल मकसद आर्टिकल 199 में तरमीम था। इस आर्टिकल के मुताबिक हाई कोर्ट उन लोगों को भी जमानत दे सकती थी जिन्हें कौमी सलामती या दिफा के नाम पर हिरासत में लिया गया हो। तरमीम के बाद हाई कोर्ट का यह इख्तियार खत्म कर दिया गया और वफाकी हुकूमत ने अपने मुखालिफिन को तिगनी का नाच नचाना शुरू कर दिया। दस्तूर में 5वीं तरमीम 16 सितंबर 1976 को मंजूर हुई। इस तरमीम के जरिए वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अपनी मर्जी के जजों की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री के लिए रिटायरमेंट की उम्र और चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत मुकर्रर की। इसके नतीजे में उन्हें नापसंदीदा जजों को हटाने का मौका मिल गया। इसी तरमीम के जरिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट को सिंध हाई कोर्ट से अलग कर दिया गया। 5वीं तरमीम के सिर्फ 4 महीने बाद हुकूमत को छठी आईनी तरमीम की जरूरत पेश आ गई और 13 दिसंबर 1976 को सदर के दस्तखत के बाद उसे नाफिज कर दिया गया। इस तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत को रिटायरमेंट की बुनियाद बनाया गया, यानी अगर कोई चीफ जस्टिस 65 साल की उम्र को पहुंच चुका है मगर उसके ओहदे की मुद्दत बाकी है तो वो ओहदे की मुद्दत पूरी करेगा, जबकि इससे पहले की तरमीम में महज उम्र को रिटायरमेंट की बुनियाद करार दिया गया था। गोया नापसंदीदा जजों को निकालने के बाद मर्जी के जजों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई। 1973 के दस्तूर में 7वीं तरमीम 16 मई 1977 को हुई।
इस तरमीम का सियासी पस मंजर यह था कि पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत 1977 के धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद बनी थी। इस हुकूमत के खिलाफ मुल्क में तहरीक चल रही थी और यह इम्कान भी था कि फौज मार्शल लॉ लगा देगी। जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी दानिश्त में यह चाल चली कि दस्तूर में आर्टिकल 96A का इजाफा किया गया, जिसके मुताबिक वजीर आजम रेफरेंडम के जरिए बराह रास्त अवाम से एतमाद का वोट ले सकता था। इसकी जरूरत यूं पेश आई कि हुकूमत मुखालिफ नौ जमाती कौमी इत्तेहाद नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहा था, जबकि भुट्टो ऐसा नहीं चाहते थे। इसी तरमीम के जरिए आर्टिकल 245 को भी तब्दील किया गया। यह आर्टिकल फौज की सिविल हुकूमत की मुआवनत के बारे में है। जुल्फकार अली भुट्टो ने फौज को हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इसी आर्टिकल का सहारा लिया और फौज की मुआवनत की सूरत में हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार इस पर ख़त्म कर दिया। इस तरमीम के बाद फौज के किसी भी इक़दाम के खिलाफ अदालत फैसला नहीं दे सकती। 7वीं तरमीम के बाद 2 महीने से भी कम अरसे में मुल्क में मार्शल लॉ आ गया और जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाल लिया। उन्होंने 1985 तक मार्शल लॉ ज़ाब्तों और अपने जारी करदा आइनी अहकामात के जरिए काम चलाया। 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर असम्बली बनी तो जनरल ज़ियाउल हक के तमाम इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 8वीं तरमीम हुई। यह तरमीम 11 नवंबर 1985 से नाफिज की गई। इस तरमीम के मुताबिक सदर को असम्बली तोड़ने, हर साल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब और वजीर आजम को नामजद करने का इख्तियार दिया गया। इसी तरमीम के जरिए दस्तूर में आर्टिकल 270A का इजाफा किया गया। इस आर्टिकल में जनरल ज़ियाउल हक का नाम लिखकर उनके मार्शल लॉ के अहकामात और फैसलों को दस्तूर के मुताबिक करार दिया गया और उन्हें किसी भी किस्म के एहतसाब से मावरा तस्लीम कर लिया गया। आइन में नवी तरमीम सेनेट ने अगस्त 1986 में मंजूर की, मगर यह तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हुई। इस तरमीम के जरिए हुकूमत मुल्क में इस्लामी शरीयत नाफिज करना चाहती थी, जिसके नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक को अमलन अमीरुल मोमिनीन बन जाना था, मगर यह तरमीम दस्तूर का हिस्सा नहीं बन सकी। 1973 के दस्तूर में 10वीं तरमीम 29 मार्च 1987 को हुई। इस तरमीम के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों के लाजमी दिन 160 से कम करके 130 किए गए। 11वीं तरमीम 1989 में सेनेट में पेश हुई, जिसके तहत पार्लियामेंट में खवातीन की नशिस्तें बढ़ाना मतलूब थी। यह तरमीम आगे नहीं बढ़ सकी और सेनेट में ही खत्म हो गई। पाकिस्तान के दस्तूर में 12वीं तरमीम 28 जुलाई 1991 में हुई। इस तरमीम के मुताबिक संगीन जराइम के लिए खुसूसी अदालतें कायम हुई। इस तरमीम के वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ थे। तारीख यह है कि इन्हीं अदालतों में से एक ने 1999 और 2000 में नवाज शरीफ के खिलाफ जनरल परवेज मुशर्रफ के तैयारे की हाईजैकिंग का मुकदमा चलाया था। 13वीं आईनी तरमीम 1997 में की गई। इस तरमीम का पस मंजर यह था कि पाकिस्तान के यके बाद दीगरे 3 सदूर यानी जनरल ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान और फारूक लगारी ने मुंतखब असम्बलियां तोड़कर हुकूमतें रुखसत की थीं। जब 1997 में नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बने तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस तरमीम के जरिए सदर का असम्बली तोड़ने का इख्तियार खत्म कर दिया। 14वीं आईनी तरमीम जुलाई 1997 में की गई। इस तरमीम की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि उस वक्त के सदर फारूक खान लगारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह के साथ मिलकर हुकूमत गिराना चाहते थे। उनसे चूंकि असम्बली तोड़ने का इख्तियार 13वीं आईनी तरमीम के जरिए ले लिया गया था, इसलिए उन्होंने अराकीन असम्बली को अपनी वफादारियां बदलने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इस पस मंजर में यह तरमीम हुई जिसके मुताबिक दस्तूर में एक नया आर्टिकल 63A शामिल किया गया। इस आर्टिकल के जरिए अराकीन पार्लियामेंट को पाबंद कर दिया गया कि वो बजट, अदम एतमाद या एतमाद और आईनी तरमीम के मौके पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। 15वीं आईनी तरमीम अगस्त 1998 में सेनेट में पेश की गई थी। उस वक्त तक पाकिस्तान एटमी धमाके कर चुका था और वजीर आजम नवाज शरीफ का ख्याल था कि वो हमेशा के लिए अपना इख्तिदार कायम रख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इस्लाम का सहारा लिया और ये तरमीम पेश कर दी। इस तरमीम के मुताबिक वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया गया था कि वो जिस चीज़ को चाहे इस्लामी या गैर इस्लामी करार दे दे।
ترمیم کے ذریعے دستوری ترمیم کا طریقہ کار بھی بدلا گیا تھا تاکہ کسی بھی اسلامی قانون سازی کے لیے اگر دستور کو بدلنا پڑے تو وہ 2/3 کی بجائے سادہ اکثریت کے ساتھ ممکن ہو سکے۔ اس ترمیم کے خلاف خود حکومتی اتحاد کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور یوں اس ترمیم کا راستہ رکا۔ دستور میں 16ویں ترمیم 5 اگست 1999 کو پارلیمان سے منظوری کے بعد گزٹ میں شائع ہو کر عمل میں آئی۔ اس ترمیم کے مطابق سرکاری ملازمتوں میں پسماندہ علاقوں اور اقلیتوں کے لیے 20 سال کے کوٹے کی مدت کو 40 سال تک بڑھایا گیا تھا۔ 16ویں ترمیم کے بعد جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اپنے جاری کردہ لیگل فریم ورک آرڈر کو دستور قرار دے کر حکومت چلانے لگے۔ 2002 میں انہوں نے الیکشن کرایا جس میں پاکستان مسلم لیگ قاف حکومت میں آ گئی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی قومی اسمبلی اور سینٹ نے دسمبر 2003 میں 17ویں ترمیم منظور کی۔ اس ترمیم کے مطابق جنرل پرویز مشرف کے تمام غیر آئینی اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے دستور میں آرٹیکل 270A شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی مل گیا جس کی توثیق کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جا سکتا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کو صدر منتخب کرنے کے لیے اعتماد کے ووٹ کا طریقہ کار وضع کیا گیا اور اس کے ساتھ اسمبلیوں کے نشستیں بھی بڑھائی گئیں۔ اسی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 برس کی گئی۔ دستور میں 18ویں ترمیم 19 اپریل 2010 کو صدر کے دستخطوں سے نافذ ہوئی۔ اس ترمیم کے مطابق صدر سے اسمبلی توڑنے کا اختیار واپس ہوا۔ صوبوں اور وفاق میں اختیارات کی تقسیم ازسر نو ہوئی۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام بدل کر خیبر پختونخوا کر دیا گیا۔ دستور سے وفاقی اور صوبائی اختیارات کی مشترکہ فہرست کا خاتمہ کر دیا گیا اور صرف وفاقی اختیارات کی فہرست شامل کر کے باقی ماندہ تمام اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے۔ اعلیٰ عدالتوں میں تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا۔ نگران حکومت کا تصور اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے حکومت اور حزب اختلاف کو برابر اختیار دیا گیا۔ اسی ترمیم کے ذریعے صوبوں کی طرف وسائل کی تقسیم یوں بدلی گئی کہ اگر ایک بار صوبوں کا حصہ بڑھ جائے تو اسے کم نہیں کیا جا سکتا۔ 19ویں ترمیم 1 جنوری 2011 کو نافذ ہوئی۔ اس ترمیم کے مطابق 18ویں ترمیم میں ججوں کے تقرر کے لیے حکومتی اختیار کو کم کر کے عدلیہ کی خود مختاری کو یقینی بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تھے جو ایک تحریک کے نتیجے میں اپنے عہدے پر بحال ہوئے تھے۔ انہوں نے اشارے دیے کہ اگر عدلیہ کی خود مختاری کم کی گئی تو وہ 18ویں ترمیم کو ہی کالعدم قرار دے دیں گے۔ اس لیے دستور میں 19ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی طاقت واپس کی گئی۔ فروری 2012 میں دستور کو 20ویں دفعہ بدلا گیا۔ اس بار نگران حکومتوں کے قیام کے طریقہ کار کی تفصیلات دستور میں شامل ہوئیں۔ اس طریقہ کار کے مطابق نگران حکومتوں کے لیے وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا اتفاق رائے نگران وزیر اعظم کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ یہی طریقہ کار نگران صوبائی حکومتوں کے لیے اختیار کیا گیا۔ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اتفاق نہ ہونے کی صورت میں ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں یہ معاملہ بھیجنے کا طریقہ کار وضع ہوا اور لکھا گیا کہ اگر اس طرح بھی نگران حکومت نہ بن سکے تو پھر چیف الیکشن کمشنر نگران حکومت بنا سکے گا۔ جنوری 2015 میں دستور میں 21ویں ترمیم ہوئی۔ اس ترمیم کا پس منظر 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ تھا۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے دستور میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں بنائی گئیں اور اعلیٰ عدالتوں کو فوجی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر کوئی بھی حکم جاری کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ ترمیم 2017 میں خود بخود ختم ہو گئی تھی۔ آئین میں 22ویں ترمیم 10 جون 2016 کو نافذ ہوئی۔ یہ ترمیم بنیادی طور پر الیکشن کمیشن سے متعلق تھی۔ اس ترمیم کے ذریعے یہ ممکن بنایا گیا کہ سابق بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ بھی چیف الیکشن کمشنر بن سکتے ہیں۔ اس ترمیم سے پہلے صرف سپریم کورٹ کے سابق جج ہی اس عہدے پر فائز ہو سکتے تھے۔ آئین میں 23ویں ترمیم 3 اپریل 2017 کو نافذ ہوئی۔ اس ترمیم کے تحت 21ویں ترمیم کے ذریعے قائم کی گئی فوجی عدالتوں کو مزید 2 سال کی توسیع دی گئی جو 2019 تک جاری رہی۔ 26 دسمبر 2017 کو دستور میں 24ویں ترمیم کی گئی۔
इस तरमीम के जरिए 2017 की मरदम शुमारी के अबूरी आदाद शुमार के मुताबिक कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद मुकर्रर हुई। इस तरमीम की वजह से कौमी असम्बली में पंजाब की नशिस्तें कम हुई। जून 2018 में आइन में 25वीं तरमीम की गई, जिसके मुताबिक वफाकी कबायली इलाका जात को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया। इस तरह कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की नशिस्तों में भी तब्दीली हो गई। 21 अक्टूबर 2024 को दस्तूर में 26वीं तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस तरमीम का पस मंजर यह था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था। हुकूमत जो 2024 के इलेक्शन में धांधली के जरिए बनाई गई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह से खौफजदा थी। हुकूमत को खौफ था कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस धांधली ज़दा इंतखाब को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इस तरमीम के जरिए हुकूमत ने सीनियर तरीन जज के चीफ जस्टिस बनने का रास्ता बंद किया और इस ओहदे की मियाद 3 साल करके जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया। इसके अलावा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आईनी बेंच तश्कील दिया, जिसके जजों का इंतखाब ऐसा जुडिशल कमीशन करता है जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है। इस दस्तूरी बेंच ने हुकूमत की मर्जी के मुताबिक फौजी अदालतों को बगैर आइन में तरमीम के जवाज दिया और तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में बांट दी। इस तरमीम के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को या उनके अहले खाना को उठाया गया और उन्हें ब्लैकमेल करके तरमीम के हक में वोट डलवाया गया। 10 नवंबर 2025 को दस्तूर में 27वीं तरमीम सेनेट से मंजूर हुई। इस तरमीम के बाद दस्तूर में एक नई अदालत कायम की गई है जो सिर्फ आईनी मुकद्दमात का फैसला करेगी और इसके पहले जज हुकूमत ही लगाएगी। इसके अलावा सदर के इस्तिस्ना को ताहयात करार देने के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बहरिया और फिजाइया का कमांडर भी बनाया गया है। मजीद ये कि फील्ड मार्शल को हर तरह के एहतसाब से भी मावरा करार दिया गया है। इस तरमीम के सेनेट में वोट पूरे करने के लिए तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के एक सेनेटर को तोड़कर हुकूमत ने अपने साथ मिलाया। इस तरमीम के बाद हाई कोर्ट के जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल करने का तरीकाकार भी आइन का हिस्सा बना दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि 27वीं तरमीम के बाद जल्द ही 28वीं तरमीम भी मुतारिफ करा दी जाएगी। शुक्रिया।